हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए रोज़ एक से बढ़कर एक कहानी लेकर आ रहा हूं और आपको कहानियाँ कैसी लगती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ। शीर्षक है कुत्ते की दुआ। लेखक हैं सादत हसन मंटो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर ये वाकया जो मैं आपको सुनाने वाला हूं बिल्कुल सही है। ये कहकर शेख साहब ने बीड़ी सुलगाई, 2-3 जोर के कश लेकर उसे फेंक दिया और अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। शेख साहब के मिजाज से हम अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए हम खामोशी से सुनते रहे। दरमियान में उनको कहीं भी ना टोका। आपने वाकया यूं बयान करना शुरू किया। गोल्डी मेरे पास 15 बरस से था। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका रंग सुनहरी माइल भूसला था। बहुत ही हसीन कुत्ता था। जब मैं सुबह उसके साथ बाग की सैर कर निकलता था तो लोग उसको देखने के लिए खड़े हो जाते थे। लॉरेंस गार्डन के बाहर मैं उसे खड़ा कर देता था। गोल्डी, खड़े रहना यहाँ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मैं बाग के अंदर चला जाता। घूम फिर कर आधे घंटे के बाद वापस आता तो गोल्डी वही अपने लंबे लंबे कान लटकाए खड़ा होता। असफनील जात के कुत्ते आमतौर पर बड़े इताअत गुजार और फरमान बरदार होते हैं, मगर मेरे गोल्डी में ये सिफात बहुत नुमायां थी। जब तक उसको अपने हाथ से ना खाने का दूं नहीं खाता था। दोस्त यारों ने मेरा मान तोड़ने के लिए लाखों जतन किए, मगर गोल्डी ने उनके हाथ से एक दाना तक नहीं खाया। एक रोज इत्तिफाक की बात है, मैं लॉरेंस के बाहर उसे छोड़कर गया तो एक दोस्त मिल गया। घूमते घामते काफ़ी देर हो गई। इसके बाद वो मुझे अपनी कोठी ले गया। मुझे शतरंज खेलने का मर्ज था। बाजी शुरू हुई तो मैं सारी दुनिया भूल गया। कई घंटे बीत गए। अचानक मुझे गोल्डी का ख्याल आया। बाजी छोड़ लॉरेंस के गेट की तरफ भागा। गोल्डी वहीं लंबे लंबे कान लटकाए खड़ा था। मुझे उसने अजीब नज़रों से देखा, जैसे कह रहा है, दोस्त, तुमने आज अच्छा सलूक किया मुझसे। लेकिन मैं बेहद शर्मिंदा हुआ। चुनांचे आप यकीन जाने, मैंने शतरंज खेलना छोड़ दिया। माफ कीजिएगा, मैं असल वाक्य की तरफ अभी तक नहीं आया। दरअसल गोल्डी की बात शुरू हुई है तो मैं चाहता हूं कि उसके बारे में मुझे जितनी बातें याद है आपको सुना दूं। मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी। मेरे अकेले रहने का एक कारण उसकी मोहब्बत भी थी। जब मैंने शादी न करने का निश्चय किया तो उसको खसी करा दिया। आप शायद कहें कि मैंने जुल्म किया, लेकिन मैं समझता हूँ मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है। मैं उसकी जात के सिवा और किसी को देखना नहीं चाहता था। कई बार मैंने सोचा, अगर मैं मर गया तो ये किसी और के पास चला जाएगा। कुछ देर मेरी मौत का असर तो उस पर रहेगा। इसके बाद मुझे भूलकर अपने नए आका से मोहब्बत करना शुरू कर देगा। जब मैं ये सोचता तो मुझे बड़ा दुख होता, लेकिन मैंने ये निश्चय कर लिया था कि अगर मुझे अपनी मौत की आमाद का पूरा यकीन हो गया तो मैं गोल्डी को हलाक कर दूंगा। आंखें बंद करके उसे गोली का निशाना बना दूंगा। गोल्डी कभी एक लम्हे के लिए भी मुझसे जुदा नहीं होता था। रात को हमेशा मेरे साथ सोता।
मेरी तन्हा जिंदगी में वो एक रोशनी थी। मेरी बेहद फीकी जिंदगी में उसका वजूद एक मधुरता था। उससे मेरी गैर मामूली मोहब्बत देखकर दोस्त हमेशा मजाक उड़ाते थे। शेख साहब गोल्डी कुतिया होती तो आपने जरूर उससे शादी कर ली होती। ऐसे ही कई और भी फिक्रे कसे जाते, लेकिन मैं मुस्कुरा देता। गोल्डी बड़ा ज़हीन था। उसके बारे में जब कोई बात होती तो फौरन उसके कान खड़े हो जाते थे। मेरे हल्के से हल्के इशारे को भी वो समझ लेता था। मेरे मूड के सारे उतार चढ़ाव उसे मालूम होते। मैं अगर किसी वजह से रंजीदा होता तो वो मेरे साथ चुहले शुरू कर देता। मुझे खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। अभी उसने टांग उठाकर पेशाब करना नहीं सीखा था, यानी अभी कम सीन था कि उसने एक दिन एक बर्तन को जो कि खाली था थुतनी बढ़ाकर सूंघा। मैंने उसे झिड़का तो दुम दबाकर वहीं बैठ गया। पहले उसके चेहरे पर हैरत सी पैदा हुई थी कि ये मुझसे क्या हो गया। देर तक गर्दन जुड़ाए बैठा रहा, जैसे पश्चाताप के समंदर में डूबा है। मैं उठाकर उसको अपनी गोद में लिया, प्यार किया, पुचकारा। बड़ी देर के बाद जाकर उसकी दुम हिली। मुझे बहुत तरस आया कि मैंने ख्वामख्वाह उसे डांटा, क्योंकि उस रोज रात को गरीब ने खाने को मुंह ना लगाया। वह बड़ा संवेदनशील कुत्ता था। मैं बहुत बेपरवाह आदमी हूं। मेरी लापरवाही से उसको एक बार निमोनिया हो गया। मैं घबरा गया, डॉक्टर के पास दौड़ा, इलाज शुरू हुआ, मगर असर नदारद। लगातार 7 रातें जागता रहा। उसको बहुत तकलीफ थी। सांस बड़ी मुश्किल से आती थी। जब सीने में दर्द उठता तो वो मेरी तरफ देखता, जैसे ये कह रहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। कई बार मैंने महसूस किया कि सिर्फ मेरे आराम की खातिर उसने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि उसकी तकलीफ कुछ कम है। वो आंखें मीच लेता ताकि मैं थोड़ी देर आंख लगा लूं। 8वें रोज खुदा खुदा करके उसका बुखार हल्का हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उतर गया। मैंने प्यार से उसकी सर पर हाथ फेरा तो मुझे एक थकी थकी सी मुस्कुराहट उसकी आंखों में तैरती नजर आई। निमोनिया के जालिम हमले के बाद देर तक उसको कमजोरी रही, लेकिन ताकतवर दवाओं ने उसे ठीक ठाक कर दिया। एक लंबी गैर हाजिरी के बाद लोगों ने मुझे उसके साथ देखा तो तरह तरह के सवाल करने शुरू किए। आशिको माशूक कहाँ गायब थे इतने दिनों? आपस में कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई थी? किसी और से तो नजर नहीं लड़ गई थी गोल्डी की? मैं खामोश रहा। गोल्डी ये बातें सुनता तो एक नजर मेरी तरफ देखकर खामोश हो जाता कि भुकने दो कुत्तों को। वो मिसाल मशहूर है, कुंद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज, कबूतर ब कबूतर बाज ब बाज। लेकिन गोल्डी को अपने हम जिन्सों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दुनिया सिर्फ मेरी जात थी, इससे बाहर वो कभी निकलता ही नहीं था। गोल्डी मेरे पास नहीं था। जब एक दोस्त ने मुझे अखबार पढ़कर सुनाया, उसमें एक वाक्या लिखा था, आप सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। अमेरिका या इंग्लिस्तान मुझे याद नहीं कहाँ, एक शख्स के पास कुत्ता था, मालूम नहीं किस जात का था। उस शख्स का ऑपरेशन होना था। उसको अस्पताल ले गए तो कुत्ता भी साथ हो लिया। स्ट्रेचर पर डालकर उसको ऑपरेशन रूम में ले जाने लगे तो कुत्ते ने अंदर जाना चाहा,
मालिक ने उसको रोका और कहा, बाहर खड़े रहो, मैं अभी आता हूं। कुत्ता हुक्म सुनकर बाहर खड़ा हो गया। अंदर मालिक का ऑपरेशन हुआ जो नाकाम साबित हुआ। उसकी लाश दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल दी गई। कुत्ता 12 बरस तक वहीं खड़ा अपने मालिक का इंतजार करता रहा। पेशाब पाखाने के लिए कुछ देर वहां से हटता, फिर वहीं खड़ा हो जाता। आखिर एक रोज मोटर के लपेट में आ गया और बुरी तरह जख्मी हुआ। मगर इस हालत में भी वो खुद को घसीटता हुआ वहां पहुंचा जहां उसके मालिक ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था। आखिरी सांस उसने उसी जगह ली। यह भी लिखा था कि अस्पताल वालों ने उसकी लाश में भूस भर के उसको वहीं रख दिया है, जैसे वो अब भी अपने आका के इंतजार में खड़ा है। मैंने ये दास्तान सुनी तो मुझ पर कोई खास असर नहीं हुआ। अव्वल तो मुझे उसकी सेहत ही का यकीन ना आया, लेकिन जब गोल्डी मेरे पास आया और मुझे उसके गुणों का ज्ञान हुआ तो बहुत बरसों के बाद मैंने ये दास्तान कई दोस्तों को सुनाई। सुनाते वक्त मैं भाव विभोर हो जाता था और मैं सोचने लगता था मेरी गोल्डी से भी कोई ऐसा कारनामा वाबस्ता होना चाहिए। गोल्डी मामूली हस्ती नहीं है। गोल्डी बहुत मातीन, शालीन और संजीदा था। बचपन में उसने थोड़ी शरारतें की, मगर जब उसने देखा कि मुझे पसंद नहीं तो उनको त्याग दिया। आहिस्ता आहिस्ता संजीदगी अख्तियार कर ली जो अंतिम समय तक कायम रही। मैंने अंतिम समय तक कहा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। शेख साहब रुक गए, उनकी आंखें भीग गई। हम खामोश रहे। थोड़े अरसे के बाद उन्होंने रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछे और कहना शुरू किया, ये मेरी ज्यादती है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन इसलिए जिंदा हूं कि मैं इंसान हूं। मर जाता तो शायद गोल्डी की तौहीन होती। जब वो मरा तो रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मैंने उसको मरवा दिया था, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी मौत की आमाद का यकीन हो गया था। वो पागल हो गया था। ऐसा पागल नहीं जैसा कि आम पागल कुत्ते होते हैं। उसके मर्ज का कुछ पता ही नहीं चलता था। उसको सख्त तकलीफ थी। अंतिम समय का सा आलम उस पर छाया था। डॉक्टरों ने कहा इसका एकमात्र इलाज यही है कि इसको मरवा दो। मैंने पहले सोचा नहीं, लेकिन वो जिस वेदना में गिरफ्तार था मुझसे देखी नहीं जाती थी। मैं मान गया। वो उसे एक कमरे में ले गए जहां बिजली का झटका पहुंचाकर मार डालने वाली मशीन थी। मैं अभी अपने दिमाग में अच्छी तरह कुछ सोच भी ना सका था कि वे उसकी लाश ले आए, मेरे गोल्डी की लाश। जब मैंने उसे अपनी बाजुओं में उठाया तो मेरे आंसू टप 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 करके सुनहरे बालों पर गिरने लगे, जो पहले कभी गंदे नहीं हुए थे। तांगे में उसे घर लाया। देर तक उसको देखा। 15 साल की रफाकत की लाश मेरे बिस्तर पर पड़ी थी। कुर्बानी का मुजस्समा टूट गया था। मैंने उसको नहलाया, कफन पहनाया। बहुत देर तक सोचता रहा कि अब क्या करूं, जमीन में दफन करूं या जला दूं। जमीन में दफन करता तो उसकी मौत का एक निशान रह जाता। ये मुझे पसंद नहीं था, मालूम नहीं क्यों। ये भी मालूम नहीं कि मैंने उसको क्यों नदी में बहाना चाहा।
मैंने उसके बारे में अब भी कई बार सोचा है, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। खैर, मैंने एक नई बोरी में उसकी कफनाई हुई लाश डाली, धो धोकर बट्टे उसमें डाले और दरिया की तरफ रवाना हो गया। जब बेड़ी दरिया के दरमियान में पहुंची और मैंने बोरी की तरफ देखा तो गोल्डी से 15 बरस की रफाकत और मोहब्बत एक बहुत ही तेज तलखी बनकर मेरे हलक में अटक गई। मैंने अब ज्यादा देर करना मुनासिब ना समझा। कांपते हुए हाथों से बोरी उठाई और दरिया में फेंक दी। बहते हुए पानी की चादर पर कुछ बुलबुले उठे और हवा में हल हो गए। बेड़ी वापस साहिल पर आई। मैं उतरकर देर तक उसकी तरफ देखता रहा जहां मैंने गोल्डी को नदी में बहाया था। शाम का धुंधल का छाया हुआ था। पानी बड़ी खामोशी से बह रहा था, जैसे वो गोल्डी को अपनी गोद में सुला रहा है। ये कहकर शेख साहब खामोश हो गए। चंद लम्हात के बाद हमसे एक ने उनसे पूछ लिया, लेकिन शेख साहब तो खास वाकया सुनाने वाले थे। शेख साहब चौंके। ओह, माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी रौ में जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वाकया ये था कि मैं अभी अर्ज करता हूँ, 15 बरस हो गए थे हमारी रफाकत को। उस दौरान में मैं कभी बीमार नहीं हुआ था। मेरी सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। लेकिन जिस दिन मैंने गोल्डी की 15वीं सालगिरह मनाई, उसके दूसरे दिन मैंने आज़ा शिकनी महसूस की। शाम को ये आज़ा शिकनी तेज बुखार में तब्दील हो गई। रात भर सख्त बेचैन रहा। गोल्डी जागता रहा, एक आंख बंद करके दूसरी आंख से मुझे देखता रहा। पलंग पर से उतरकर नीचे जाता, फिर आकर बैठ जाता। ज्यादा उम्र हो जाने के कारण उसकी देखने और सुनने की ताकत कमजोर हो गई थी, लेकिन जरा सी आहट होती तो वो चौंक पड़ता और अपनी धुंधली आंखों से मेरी तरफ देखता और जैसे ये पूछता, ये क्या हो गया है तुम्हें? उसको हैरत थी कि मैं इतनी देर तक पलंग पर क्यों पड़ा हूं, लेकिन वो जल्दी ही सारी बातें समझ गया। जब मुझे बिस्तर पर लेटे कई दिन गुजर गए तो उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। मैं उसको अपने हाथ से खिलाया करता था। बीमारी के आगाज में तो मैं उसको खाना देता रहा। जब कमजोरी बढ़ गई तो मैंने एक दोस्त से कहा कि वो सुबह शाम गोल्डी को खाना खिलाने आ जाया करे। वो आता रहा, मगर गोल्डी ने प्लेट की तरफ मुंह ना किया। मैंने बहुत कहा, लेकिन वो ना माना। एक मुझे अपने मर्ज की तकलीफ थी जो दूर होनी में नहीं आता था। दूसरे मुझे गोल्डी की फिक्र थी जिसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब उसे पलंग पर बैठना लेटना भी छोड़ दिया। सामने दीवार के पास सारा दिन और सारी रात खामोश बैठा, अपनी धुंधली आंखों से मुझे देखता रहता। इससे मुझे और भी दुख हुआ। वो कभी नंगी जमीन पर नहीं बैठा था। मैंने उससे बहुत कहा, लेकिन वो ना माना। वो बहुत ज्यादा खामोश हो गया। ऐसा मालूम होता था कि शोकाकुल है। कभी कभी उठकर पलंग के पास आता, अजीब हसरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखता और गर्दन झुकाकर वापस दीवार के पास चला जाता। एक रात लैंप की रोशनी में मैंने देखा कि गोल्डी की धुंधली आंखों में आंसू चमक रहे हैं। उसके चेहरे से दुख और मलाल बरस रहा था। मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने उसे हाथ के इशारे से बुलाया। लंबे लंबे सुनहरे कान हिलाता वो मेरे पास आया। मैंने बड़े प्यार से कहा, गोल्डी, मैं अच्छा हो जाऊंगा, तुम दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। ये सुनकर उसने बड़ी उदास आंखों से मुझे देखा, फिर सर
ऊपर उठाकर छत की तरफ देखने लगा, जैसे दुआ मांग रहा है। कुछ देर वो इस तरह खड़ा रहा। मेरे जिस्म पर झुरझुरी सी छा गई। एक अजीबोगरीब तस्वीर मेरी आंखों के सामने थी। गोल्डी सचमुच दुआ मांग रहा था। मैं सच अर्ज करता हूं, वो साक्षात दुआ था। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उस वक्त मैंने महसूस किया कि उसकी रूह खुदा के सामने पहुंचकर गिड़गिड़ा रही है। और मैं चंद ही दिनों में अच्छा हो गया। लेकिन गोल्डी की हालत गैर हो गई। जब तक मैं बिस्तर पर था, वो आंखें बंद किए दीवार के साथ खामोश बैठा रहा। मैं हिलने डुलने के काबिल हुआ तो मैंने उसको खिलाने पिलाने की कोशिश की, मगर निरर्थक। उसको अब किसी शय से दिलचस्पी नहीं थी। दुआ मांगने के बाद जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। मैं उससे कहता, मेरी तरफ देखो गोल्डी, मैं अच्छा हो गया हूं। खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। लेकिन वो आंखें ना खोलता। मैंने 2-3 दफा डॉक्टर बुलाया। उसने इंजेक्शन लगाए, पर कुछ ना हुआ। एक दिन मैं डॉक्टर लेकर आया तो उसका दिमाग चल चुका था। मैं उठकर उसे बड़े डॉक्टर के पास ले गया और उसको बिजली के झटके से मरवा दिया। मुझे मालूम नहीं बाबर और हुमायूं वाला किस्सा कहाँ तक सही है, लेकिन ये वाकया बिल्कुल दुरुस्त है।